इको और बिजनेस इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो पेपर आता है 25-25 नंबर का। 50 मार्क्स के ये दोनों पार्ट हैं, 35 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, और पैटर्न है एमसीक्यू, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 चैप्टर्स हमें इको में पढ़ने हैं और 3 चैप्टर्स हमें एनवायरनमेंट में पढ़ने हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है वो यही वाला चल रहा है, पढ़ मत कर, चल रहा है आज वो। की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन, बातें मत करो, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हमारी मदद करते हैं हमारी कंट्री को ग्रो करने के लिए। ठीक है जी, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। क्या ये बैंक शुरू से सेंट्रल बैंक था? आंसर इज नो। ये बैंक पहले प्राइवेट बैंक था, प्राइवेट बैंक के बाद नेशनलाइज बैंक हुआ, उसके बाद सेंट्रल बैंक कहलाया गया। हमारे देश में सबसे पहला जो बैंक आया था उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। बैंक की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स में। सबसे पहला जो बैंक आया था उस बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। कुछ समय बाद उस बैंक का नाम इंपीरियल बैंक से चेंज होके हो गया एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई का पहले नाम था इंपीरियल बैंक। जैसे एक्सिस बैंक का नाम आपने सुना है, एक्सिस बैंक सुना है, एक्सिस बैंक का पहले नाम था यूटीआई। ठीक है जी, ऐसे ही, पर आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक था, उसके बाद 1949 में ये नेशनलाइज हुआ और हमारे देश का सेंट्रल बैंक बना। आरबीआई, जितने भी बच्चों को एमसीक्यूज मिले हैं उनके साथ उनको लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आ जाती है, इसलिए अगर एमसीक्यू नहीं मांगोगे तो लेटेस्ट अमेंडमेंट भी आप तक नहीं पहुंचेगी। फिर मत बोलना कि मैम ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। थैंक यू। ठीक है जी, आरबीआई की बात करें, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब आया था? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। फाइनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 31 मार्च। 31 मार्च मतलब 1 अप्रैल 1935। ठीक है जी, अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन, आरबीआई का लॉ कब बन गया था, एक्ट कब बन गया था? 1934 में। कब बना था? 1934 में। और ये आया कब था बॉडी? 1935 में। ठीक है जी, आपके पास जो एमसीक्यू पहुंच रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं करे हैं। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में मैं डालूंगी ताकि अगर बाय चांस करंट अफेयर में वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि काफी चीजें मेरे दोनों सब्जेक्ट आपके करंट अफेयर प्लस प्रेजेंटेशन स्किल जो आपका है उससे लिंक्ड है। तो आपकी जितनी मैं उन चीजों की भी तैयारी करा लूं लेटेस्ट इन सब टॉपिक से रिलेटेड, मैं उतनी कराते हुए चलूंगी। क्लियर? तो शक्तिकांत दास जो हैं इनके फॉर्मर सेक्रेटरी थे। अगर आपने हर्षद मेहता सीरीज देखी होगी तो आरबीआई का जो गवर्नर था उसने स्टेप लिया था हर्षद मेहता को पकड़ने में। ठीक है, और आरबीआई की सब्सिडरी कंपनीज होती हैं। सब्सिडरी मतलब एक होती है पेरेंट कंपनी, उनके अंडर जो कंपनीज बनती हैं उनको बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी। अगर आपने हर्षद मेहता नहीं देखा तो उसके अंदर जो 500 करोड़ का घपला हर्षद मेहता ने करा था उनसे मिला हुआ था आरबीआई सब्सिडरी कंपनी का गवर्नर, और उसने अपने आप को गोली मार दी, पूरा दिखाया था। ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है जो पेरेंट कंपनी के अंडर आती है। ठीक है, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआई पहले कहाँ था? कोलकाता में, फिर
मुंबई में आ गया 1937 में। मतलब जब आरबीआई 1935 में आया था तो सबसे पहला इसका ऑफिस कहाँ पे था? कोलकाता, कैलकाटा, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद ये शिफ्ट हो गया था मुंबई में। तो आरबीआई का हेड ऑफिस अभी कहाँ पे है? मुंबई, ठीक है। इसके अंदर गवर्नेंस होते हैं, कौन होता है? गवर्नर। और अभी का गवर्नर कौन है? शांतिकांत दास। नेशनलाइज हो गई थी, पहले ये प्राइवेटली ओन्ड थी। क्या आरबीआई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है या पब्लिक सेक्टर के हाथ में है? बेटे पब्लिक सेक्टर। आरबीआई द पब्लिक सेक्टरल सेंट्रल बैंक, प्राइवेट का कोई भी रोल नहीं है। हाँ 1 जनवरी 1949 के बाद से, ठीक है। आरबीआई इज अ फुली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर कुछ सब्सिडरीज हैं जो मैंने आपको बताई है। सबसे पहली है DIGCI, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब मुझे बताओ हमारे देश का सेंट्रल बैंक क्या काम करता है? एक एक करके सोचो, एक एक करके। हाँ बोल बेटा, एक एक करके सबको चांस मिलेगा, कॉपी पेस्ट कोई नहीं बोलेगा। हाँ जोर से। पैसे छापता है। अरे रुक जा। हाँ जी, आरबीआई क्या काम करता है? सुना है आरबीआई के बारे में? क्या करता है? जो पता है वो बता दे, कुछ तो पता होगा। हाँ जोर से बोल बेटा। सीएस बनना है? बनना है? चिल्लाना पड़ेगा। पता क्या करता है? कुछ भी, जो पता है। मनी जनरेट करता है। हाँ जी, बैंक्स को लोन देता है, वेरी गुड। गवर्नमेंट को लोन देता है, यस। बैंक्स को पूरी गाइडेंस देता है, करेंसी का स्टॉक रखता है, कमर्शियल बैंक की हेल्प करता है, फॉरेन गुड्स एक्सचेंज करता है, करेंसी गवर्नमेंट को हेल्प करता है, कमर्शियल बैंक चलाता है, रेगुलेशन कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट के अकाउंट देखता है। नहीं पता? कोशिश करो, नहीं पता इज नॉट द आंसर। कोशिश करो, कोशिश। कोई सजा नहीं मिल रही काला पानी की यहाँ पे। बैंकर्स बैंक, कोशिश कर बेटा। आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई सुना है? एक अंकल हैं, क्या करते हैं? हो गई बारी खत्म। हाँ, देश की ट्रांजैक्शन होती है उसका काम करते हैं। हाँ भाई, क्या करते हैं? ओके आगे। हाँ भाई, फाइनेंस देखते हैं। SLR, वेरी गुड। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR? मुझे लगा कहीं से पढ़ ली होगी। हाँ, कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज के। हाउस कीपिंग भी करते हैं। हाँ, फॉरेक्स, व्हाट इज फॉरेक्स? अच्छा, और? हाँ हाँ, इंडस्ट्रियल फाइनेंसर, कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं, ठीक है। बैंक्स के लिए रूल्स बनाते हैं। हाँ हाँ, वेरी गुड। कमर्शियल बैंक की सारी गाइडेंस करते हैं। और ठीक है, मैं भी वही बोलने वाला था, तूने वो बोल दिया। आगे हो, बस यही सब है। जूम में कोई बोलना चाहेगा? मार्केट प्राइस को कंट्रोल करते हैं, वेरी गुड। और इशिता, तीशा, निशा, कुछ कंट्रोलर बोलना ऑफ है आप क्रेडिट। लोगों को? 1 मिनट बेटा। अब बोलो जूम वालों, क्या बोल रहे हो? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हाँ जी,
दोबारा बोल बेटा, दोबारा। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, वेरी गुड। मतलब इन शॉर्ट बात करें तो हमारी मॉनेटरी मार्केट को आरबीआई चलाता है, डीमोनेटाइजेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है, पैसे से रिलेटेड चीजें आरबीआई कंट्रोल करता है, कितना किसको क्रेडिट देना है आरबीआई कंट्रोल करता है, एसएलआर आरबीआई कंट्रोल करता है, किस बैंक को कितना अलाउड होना चाहिए लोन देना, पैसे जमा करना, रिजर्व के लिए भी आरबीआई सब काम करता है। क्या आरबीआई एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वो बॉडी है सारे काम अकेले कर सकता है, या उसको संग साथी चाहिए? संग साथी चाहिए। आरबीआई एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपने अंडर सब्सिडरी चाहिए ताकि जो जिसका काम वो काम कर सके। तो सबसे पहले आती है डीजीसीसीजी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाम से ही पता चल रहा है ये इंश्योरेंस और क्रेडिट की बात करती है। फिर आती है BRBNMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट। मतलब पैसा कौन सी सब्सिडरी में छपता है? BRBNMPL में। रिबिट, क्या आरबीआई ने टेक्नोलॉजी छोड़ दी? नहीं, आरबीआई में टेक्नोलॉजी का काम कौन सी कंपनी करती है? रिजर्व ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। इफ्तास, इफ्तास क्या है? इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। अगर मुझे इंफॉर्मेशन, पेमेंट, कोई भी काम करना है सर्विसेज से रिलेटेड, तो आरबीआई में कौन डील करता है? इफ्तास। कौन डील करता है? इफ्तास। ये सारी क्या है? सब्सिडरीज है आरबीआई। सीए अलग काम करेगा, सीएस अलग काम करेगा, लॉयर अलग काम करेगा, सब काम अलग करेंगे। ऐसे ही इन्होंने हर काम के लिए सब्सिडरी कंपनी खोल दी। आरबीआई का क्या प्रियम्बल है? आरबीआई कहता है मैं नोट छापूंगा, मैं मॉनेटरी स्टेबिलिटी करूंगा, मैं अपनी इंडिया को करेंसी दूंगा, क्रेडिट सिस्टम दूंगा, मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क करूंगा, अपने प्राइस को स्टेबल करूंगा, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है मैं बताऊं। सब कौन डिसाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई का काम है मनी अथॉरिटी करना, फॉर्मुलेट छापना, मार्केट में निकालना, को मॉनिटर करना, सब काम। डीमोनेटाइजेशन में एक समय तक आप कमर्शियल बैंक में जाके नोट चेंज कर सकते थे, बट 31 मार्च के बाद से आपको आरबीआई में ही जाके नोट जमा कराने थे। आरबीआई में जाने का मतलब है आपको आंसर देना पड़ेगा कि इतने समय तक आपने नोट चेंज नहीं कराए। अगर नहीं कराए तो ये नोट कहां से आए? आरबीआई हैज द अथॉरिटी टू आस्क, इन्वेस्टिगेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट डिपॉजिटर का, और बैंकिंग ऑपरेशन को पूरा कंट्रोल करता है। ये फॉरेन एक्सचेंज फेमा में डील करता है। यहां से अब एक बात सुनो, यहां से टेक्नोलॉजी जापान से आ रही है, पेमेंट की डीलिंग कौन देखेगा? आरबीआई। कौन देखेगा? आरबीआई। करेंसी इशू एंड एक्सचेंज और डिस्ट्रॉय, 2000 के नोट आए थे जिस वजह से 1000 और 500 को हमें भूलना पड़ा। करेंसी को डिस्ट्रॉय भी किसने करा? आरबीआई। 2000 के नोट भी किसने छापे? आरबीआई। कॉइन्स नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। हमारी कंट्री को प्रमोट, डेवलप करने में भी आरबीआई का रोल है, पेमेंट सेटलमेंट करने में भी आरबीआई का रोल है। आपको पता है
आरबीआई ने सारे बैंक को कंट्रोल कर रखा है। एक एज अ कस्टमर बैंक में हमें दिक्कत होती थी, हम जब भी बैंक में जाते थे सरकारी, बोला जाता था लंच टाइम चल रहा है, बाद में आना। आरबीआई ने इस चीज पे भी गौर किया और 2021 में एक नई पॉलिसी लेके आया, आरबीआई ओम्बड्समैन पॉलिसी, जिसके तहत कोई भी पर्सन एक टाइम पे सारे लंच पे नहीं जा सकते। अगर मैं लंच पे जा रही हूं तो मेरी जगह कोई और बैठेगा ही बैठेगा, वो सीट आइडल नहीं हो सकती। इफ आई बीइंग अ कस्टमर, मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हूं और मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही बैंक में, तो आरबीआई कहता है मैंने एक कंप्लेंट पोर्टल निकाल दिया है, वहां जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ये कंप्लेन पोर्टल ऑनलाइन भी अवेलेबल है एंड ऑफलाइन भी कर सकते हैं। सब चीजें अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंक्शंस, गवर्नमेंट है बैंकर्स के लिए और बैंकर है बाकी बैंक्स के लिए, कमर्शियल बैंक्स के। बाकी 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, इसके 4 सब ऑफिसेज हैं, ठीक है। आरबीआई के 27 रीजनल ऑफिसेज हैं, मोस्ट ऑफ देम इन स्टेट कैपिटल एंड 7 सब ऑफिसेज। डीजीसी, बीआरपीएन, इफ्ताज इसकी सब्सिडरी है। 6 ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है। अगर कोई भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो मुझे ट्रेनिंग मिलेगी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, स्कॉलरशिप मेरे को सरकार ने दी है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट भी सरकार का होगा। अगर मैं फाइनेंस में एक नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक, नई मेथड का बात करती हूँ तो आरबीआई एकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे भी कॉलेजेस पार्ट हैं आरबीआई के। और जो बॉडी है आईजीआईडीआर एंड आईडीआरबिट, ये सारे इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च, जहां पे रिसर्च होती है, जहां पे नई नई टेक्निक्स खोजी जाती। आपको पता है बॉम्ब कहाँ बनता है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बॉम्बे। क्या है? दिस इज द इंस्टीट्यूट, दिस इज द ऑफिस जहां पे ये सारी चीजें काम होती हैं। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से सेक्टर का पार्ट है? डिफेंस। ऐसे ही आरबीआई कौन से सेक्टर का पार्ट है? फाइनेंस। इंटीग्रेटेड ओम्बड स्कीम 2022 एज पर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जैसे हम कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट 1956 एंड 2013 पढ़ते हैं, ऐसे ही बैंक के बारे में जानने के लिए हम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पढ़ते हैं, 1949। क्या मैम बैंक में आरबीआई के रूल लगाने के लिए कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? आरबीआई एक्ट 1934। मतलब मैं बैंक में काम करती हूँ, मेरी रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखी हैं, पर आरबीआई ने जो कंट्रोल कर रखा है तो मुझे दोनों के एक्ट साथ में लेके चलना पड़ेगा। अब तीसरी कहानी बताती हूँ। मैं बैंक में काम करती हूँ और मेरा काम है फॉरेन एक्सचेंज को डील करना, तो मुझे 3 एक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बैंकिंग का एक्ट, फेमा का एक्ट और आरबीआई का भी एक्ट। एक काम करने के लिए एक लॉ नहीं पढ़ना पड़ता, इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं ये सब पढ़ने पड़ते हैं। जैसे अगर मेरी कंपनी आईपीओ ला रही है तो मुझे बैंकिंग का भी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, आरबीआई क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है वो भी पढ़ना पड़ेगा, सेबी का भी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, बाहर से लोग इन्वेस्ट करेंगे फेमा भी पढ़ना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट भी पढ़ना, हर चीज पढ़नी पड़ेगी। सीएसआई हो तो पढ़ाई करनी, जब तक है जान तब तक है पढ़ाई, और वक्त से वक्त लॉ चेंज होता रहता है। ये नहीं है कि आज जॉब पढ़ लिया और जब आप जॉब करोगे सेम रहेगा।
वक्त चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, लॉ चेंज। एक्ट 1934, 1949 क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 35A बोलता है कि बैंक के अंदर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम होनी चाहिए। पेपर का क्वेश्चन। बैंकिंग ओम्बड स्कीम बोलती है कि आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, आप उसकी कंप्लेन कहाँ फाइल कर सकते हो, ये बात बोली गई है आरबीआई को। ये बात बोली गई है सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये कौन लेके आया है? हाँ, ये अभी आई है स्कीम। बेटा एक बात सुन, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है। ये कंप्लेंट्स पहले इतनी नहीं होती थी, अब वक्त चेंज हुआ, नई चीजें आई, नई स्कीम बनेगी। वो स्कीम कहाँ ऐड होंगी? एक्ट के अंदर एक स्कीम बनी है जो कहाँ इंक्लूड हुई है? इस एक्ट के। और स्कीम कब आई है? फैमिली में मम्मी पापा होते हैं, एक बच्चा होता है। फैमिली तो तभी से शुरू होती है ना जिस दिन शादी हुई, बच्चे बढ़ते जाते हैं। तो क्या होता है? स्कीम वक्त टू वक्त चेंज होती जाती है। और वो एड ऑन कब होती है? जिस दिन से एक्ट बना है। नरेंद्र मोदी जी लेके आए, इसके अंदर 3 चीजें हैं वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग ओम्बड स्कीम 2006, ओम्बड स्कीम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो कंपनीज जो बैंक नहीं है फिर भी लोन देती हैं। एग्जांपल देती हूँ, कैपिटल इंडिया नॉट अ बैंक, लोन देती है ना। पेटीएम बैंक है, डिजिटल बैंक है, डिजिटल बैंक है, ठीक है। जब कोई बैंक नहीं होता फिर भी लोन देता है, एनबीएफसी उसको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। उनपे क्या है? उनपे अलग लॉ लगते हैं क्योंकि वो बैंक के रेगुलेशन नहीं अपनाते, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस के रेगुलेशन अपनाते। तीसरा आ गया, आपने सुनी होगी ये कहानी, बहुत पुरानी कहानी है कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गया, किसी के अकाउंट से 2 लाख निकल गए, किसी के अकाउंट से 10,000 निकल गए, जिसका जितना हाथ लगा उतना निकल गया। क्या आ गया उसमें? साइबर क्राइम। उसके लिए भी क्या बना है? डिजिटल ट्रांजैक्शन 2003। अगर इन तीनों स्कीम में आप कंप्लेन फाइल करते हो, और किसको करोगे? आरई को। किसको? रेगुलेटेड एंटिटी को। तो करोगे, कोई भी वहां जो बैठा है पर्सन, उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटेड एंटिटी। 30 दिन में अगर वो रिप्लाई नहीं देता किसी भी कस्टमर को, या उसकी क्वेरी टाइम से रिजॉल्व नहीं करता, वो टाइम क्या है? 30 डेज। तो आरबीआई आपके लिए एक ओम्बड्स पर्सन या फिर डेप्यूटी ओम्बड्समैन जो है अपॉइंट कर देती है। ओम्बड्स पर्सन इज द टर्म यूज इन लॉ फॉर पब्लिक ऑफिसर जो बाइज्ड फॉर्मेट में आपका केस देखता है। इस स्कीम के अंदर आप 3 चीजें कवर करेंगे, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और इनका डिपॉजिट साइज कितना होना चाहिए? 50 करोड़ से ज्यादा, तभी वो ओम्बड्स की स्कीम में अप्लाई होंगे। दूसरा, अगर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस की बात करते हैं जिसमें हाउसिंग कंपनी इंक्लूड नहीं होगी, हाउसिंग कंपनी जो हाउस के लिए लोन देते हैं वो कंपनीज इंक्लूड नहीं हो, ठीक है। आर अथॉराइज
हैव कस्टमर इंटरफेरेंस, साइज ₹100 करोड़, ऑल पार्टिसिपेंट आर डिफाइंड अंडर द, जो स्कीम है ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, ठीक है। और ओमबड्स जो भी हमें ऑर्डर देता है उसको हम क्या बोलते हैं, अवार्ड। क्या देता है, अवार्ड। मैम क्या इसमें अवार्ड में मुझे कंपनसेशन मिलती है? मेरा समय बर्बाद हुआ, मेंटली हैरास हुई मैं, मुझे बोला यहाँ जाओ, कल आओ, परसों आओ, मेरा बहुत अर्जेंट काम था, रुक गया, मेरे को अपने ट्रेडिंग करनी थी, इस वजह से मेरा अकाउंट नहीं खुल पाया, मुझे लॉस हुआ ना एज अ कस्टमर, क्या मुझे कंपनसेशन मिलती है? यस। ओमबड्सपर्सन कहता है कि आपको 20 लाख तक की कंपनसेशन मिल सकती है एज पर द, हाँ, ओमबड्सपर्सन इज द पब्लिक ऑफिसर, तब अपॉइंट किया जाता है जब रेगुलेटरी एंटिटी जो वहां बैठा है, मैंने कॉल किया, ट्रिंग ट्रिंग मेरी ये प्रॉब्लम है, आप हो रेगुलेटरी एंटिटी, आपने मेरी क्वेरी सॉल्व नहीं करी 30 दिन में या फिर रिप्लाई नहीं दिया, तो आरबीआई मेरे लिए एक पब्लिक ऑफिसर अपॉइंट करके देगा। हाउसिंग कंपनीज जो होती हैं उनकी ये टर्नओवर कंसीडर नहीं होगी, नॉन बैंकिंग कंपनी सारी आएंगी, बट हाउसिंग कंपनी की ये एसेट साइज काउंट नहीं होगा 100 करोड़ वाला, ठीक है। मैम अगर अपील टू आरई एंड अवार्ड इशूड बाय, अगर आरई कैन अपील within 30 days which RE received letter of acceptance, appellate authority satisfied RE within the time may allow the further extension। अब आप ध्यान से सुनो, RE ने केस फाइल कर दिया कि ऐसे तो नहीं हो सकता, बहुत जेन्युइन था जिस वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, 30 दिन के अंदर आप अपील फाइल कर सकते हो, अपील मतलब आप हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को फाइल कर सकते हो। आरई के पास 30 दिन का और एक्सटेंशन पीरियड होता है, मतलब कितने टाइम में फाइल कर सकते हैं, 60 डेज। मैम ऐसा हमेशा करे तो वो 30 डेज का जो एक्सटेंशन पीरियड मिला है उसके लिए उसके पास वैलिड रीजन होना जरूरी है, तभी एक्सटेंशन, नहीं तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगी और कोर्ट कैंसिल कर देगा। क्लियर? और ये लॉ बना क्यों है? वन नेशन वन ज्यूरिसडिक्शन, जहां है दंगे वहां है सुनवाई, ठीक है। खत्म आरबीआई। आईपीबीआई की बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी होता है जब लीगल टर्म यूज होती है, या बैंक करप्सी होता है जब लीगल टर्म यूज होती है? बताया था मैंने, इंसॉल्वेंसी लीगल प्रोसेस में आता है या बैंक करेंसी लीगल प्रोसेस में आता है? बैंक करेंसी लीगल प्रोसेस। मेरा दिवालिया निकल गया, मैं इंसॉल्वेंट हो गई, मैंने आपसे उधार लिया था, मैंने आपको पैसे वापस नहीं करे, ध्यान से सुनना, मैंने आपको पैसे वापस नहीं किए, आपने कहा मैम दे दो, जरूरत है, मैंने कहा है ही नहीं, निकाल ले, मैंने कहा दे दो मैम बहुत जरूरत है, मैंने बहुत सेविंग करके आप पे भरोसा करके दिया था, मैंने है ही नहीं, निकाल लो। तुमने कहा मैम बैंक, आपको ना कहाँ ले जाएंगे, कोर्ट, कहाँ ले जाएंगे, कोर्ट, कोर्ट के पास गई, कोर्ट ने बोला इनके पैसे दे दो, मैंने है ही नहीं, निकाल लो। विजय माल्या भी तो यही कर रहा है ही नहीं, निकाल लो। मेरी प्रॉपर्टी रखी है बेच लो, निकाल लो। पता है प्रॉपर्टी डेप्रिसिएटेड है, उतना पैसा आ ही नहीं सकता, गाड़ी से निकाल लो, वो भी तो डेप्रिसिएटेड होगी, आएगा ही नहीं पैसा, नहीं आएगा ना। तो क्या होता है, जब भी बैंक ने क्या बोला, मैं मेरा क्या निकल गया, दिवालिया, सेम बात बोली, पर यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो गया, बैंक। जहाँ बैंक इन्वॉल्व, सॉरी बैंक कह रही, कोर्ट, जहाँ पे कोर्ट इन्वॉल्व हो जाता है, दोनों का मतलब सेम होता है,
जब लीगल प्रोसेस आ जाता है तो होता है बैंकरप्सी, और जब नॉर्मली बोलते हैं कि दिवालिया निकल गया है तो क्या बोलते हैं, सॉल्वेंसी। पेपर में क्वेश्चन आया था, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी लॉ है, क्योंकि जो आता है बोल देता है मेरे पास पैसे है नहीं, मैंने बैंक से पैसे लिए। विजय माल्या अपने में बहुत ही बढ़िया गुडविल वाला पर्सन, मेरे पास विजय माल्या लोन लेने आएगा, मना कर दूंगी, अरे सर बैठो चाय कॉफी पियो, लोन की चिंता आप मत करो, अरे वो तो एडजस्ट हो जाएगा, क्या पता था वही घपला करके चला जाएगा। ऐसी हुआ, अंबानी अगर लोन लेने आएंगे मना कर दोगे? बट कायदा क्या कहता है, अगर उनके पास वैल्यूएबल चीजें नहीं है, आप लोन नहीं, आपको लोन मिल जाएगा बिना सिक्योर लोन के, जब तक कोई चीज गिरवी नहीं रखोगे। क्यों, तो कैसे मिल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी गुडविल से लोन ले लिया है। बोला जाता है आईबीबीआई के अंदर होता क्या है, इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी के डिसीजन के लिए, सपोज करो मैं हूं, मैंने किसी बैंक से लोन लिया है, मैंने एसबीआई से लोन लिया है, मैं लोन नहीं दे पाई एसबीआई को, एसबीआई पहले 3-4 बार प्यार से मांगेगा, बोलेगा लोन दे दो, वापस कर दो पैसे, वापस कर दो पैसे, वापस कर दो। मैं कहूंगी है ही नहीं, है ही नहीं भाई, है ही नहीं, मैं आपको कोर्ट ले जाऊंगा, ले जा, डरती तो मैं किसी से नहीं हूँ। कोर्ट कहता है पैसे दे दो, है ही नहीं, कोर्ट भी कौन सा कोर्ट, आईबीबीआई कोर्ट लेके जाएंगे, कौन कहाँ लेके जाएंगे, आईबीबीआई, ठीक है। आईबीबीआई आया है 1 अक्टूबर 2016 में, इससे पहले कहाँ लेके जाते थे, एनसीएलटी में, इससे पहले कहाँ लेके जाते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एनसीएलटी आया है 1 जून 2016 में, तो 1 जून से पहले भी बैंक करप्सी थी, कोर्ट लेके जाते थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। 1 जून के बाद एनसीएलटी, 1 अक्टूबर के बाद आईबीबीआई कोर्ट में, ठीक है जी। तो आईबीबीआई कोर्ट में गए, आईबीबीआई कोर्ट का काम होता है कि कोड है, ये कोड, कोर्ट नहीं है, कोड, CODE कोड, वो क्या करते हैं, वो डिसीजन सुनाते हैं, ऐसे नहीं सुनाते, वो क्या करेंगे, एक इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल आपको दे देंगे, आप भी बन सकते हो, मैं भी बन सकती हूँ, एक एग्जाम देना होता है, इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल बन जाते हैं। इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल कोई भी डिसीजन नहीं देता, दे वर्क एज अ एडवाइजरी, दे वर्क एज अ सजेशन पर्सन, दे हेल्प्स यू इन सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, बट डिसीजन इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल नहीं देता। क्या होगा, मेरे को एक इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल उन्होंने दे दिया, अब इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल कहता है अपनी एसेट्स दिखाओ, बल्ले कैलकुलेट करने बैठ जाता है, 500 करोड़ का लोन लिया है आपके नाम पे, या विजय माल्या का बेटा भी तो था, उसकी एसेट भी तो छेड़ सकते थे, नहीं, जिसने जिसके नाम पे लोन लिया है उसकी एसेट्स ही छेड़ेंगे, ठीक है। मेरे नाम पे जितनी एसेट्स हैं, गाड़ी, घर, मकान, सामान, चप्पल, जूते, ये सब एसेट्स का पार्ट होती है, काउंट कर लिया, सब डेप्रिशिएटेड होती है, जितना खरीद लिया उसमें डेप्रिसिएशन, 500 करोड़ नहीं बना, कितना बना, 400 करोड़ बन गया, अभी भी कितना बचा है, 100 करोड़। आईपी कहेगा एक काम करो, जो आपके एसेट्स हैं वो बेच दो और नया बिजनेस खोल लो, उसमें से 500 करोड़ कमा के लोन वापस कर देना। मैं कहती हूँ मैं तो नहीं कर रही, मैं क्यों इतनी मेहनत करूं, मैं नहीं दे रही पैसा, देखा जाएगा जो होगा। कहता चलो भैया मत करो, एक काम करो, मैं आपके लिए कंपनी ढूंढ के लाता हूं, उस कंपनी को अपनी कंपनी बेच दो और वो आपका लोन वापस कर देगी। तो ये सारा मेहनत आईपी करता है सामने वाले से लोन सेटल करवाने के। फाइनल डिसीजन कौन लेता है, बैंक करप्सी कोड लेता है। क्लियर, क्लियर। यूनिक रेगुलेटरी आती है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एजेंसी CS LLB मिलके भी खोल सकते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर
करते हैं। और जो मैंने बोला कि आपकी एसिड की वैल्यूएशन करते हैं, वो वैल्यूएशन कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल 2017 के तहत कैलकुलेशन होती है। ये पेपर के क्वेश्चन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आईबीसी कोड के पहले एनसीएलटी था, दिवालिया, बैंक करप्सी। जब तुमने बोला पैसे दे दो, मैंने कहा नहीं है, मेरा दिवालिया निकल गया, मैं क्या हो गई, सॉल्वेंट। मुझे कोर्ट पे ले गए, कोर्ट ने बोला इसका दिवालिया निकल गया, मैं क्या हो गई, बैंक करप्ट, दिवालिया निकल गया। जब हम लीगल प्रोसेस में आ जाते हैं तो टर्म्स चेंज होती से। एनसीएलटी वो कोर्ट है जिसके अंदर सीएस अप्लाई करता है। एनसीएलटी आया है सेक्शन 408 में, 1 जून 2016 में। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, इरादी कमेटी। अब एनसीएलटी में मेरे को डिसीजन सही नहीं मिला तो मैं किसके पास जाऊंगी, अब पहली अपील कहाँ करूंगी, एनक्लैट। जो नए बच्चे हैं उनसे विनती है सिर्फ सुने, मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, पहली अपील कहाँ होगी, एनक्लैट में। कहाँ होगी, एनक्लैट, क्योंकि नाम है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है जी, कहाँ होगी, एनक्लैट में। क्या होगा, अब मैंने आईबीसी ने मेरे को बोला भैया ये डिसीजन है, मुझे नहीं पसंद आ रहा उसका डिसीजन, मैं चाहती हूँ ये डिसीजन सही नहीं है, मुझे अपील करनी है। मैं किसके पास जाऊंगी, आईबीसी के डिसीजन को लेके एनक्लैट के पास। एनसीएलटी ने कोई डिसीजन निकाला, मुझे नहीं समझ आया, मैं किसके पास जाऊंगी, एनक्लैट के पास। कंपटीशन कमीशन ने कोई डिसीजन निकाला, मुझे नहीं समझ आया, किसके पास जाऊंगी, एनक्लैट। तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन आता है तो हम किसके पास अपील करते हैं, नो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो हाई कोर्ट, ओनली एनक्लैट। ठीक है, एनक्लैट कहता है कि सेक्शन 410 के अंदर इसकी सारी कहानी लिखी है। एनक्लैट की जुरिडिक्शन है कि इसके अंदर एक चेयरपर्सन और 11 मेंबर से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके अंदर जो ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी, आईबीसी कोर्ट, कमीशन जितने भी हैं सब अपील लेके आ सकते हैं। अगर इन्हें एनक्लैट को 6 महीने के अंदर हर केस की सुनवाई करनी होती, हर केस को 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है। डिससैटिस्फैक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल। अब कहानी आती है कि मैम मुझे तो एनक्लैट का भी डिसीजन समझ नहीं आया, क्योंकि वो मेरे फेवर में ही नहीं आ रहा, मैं नहीं मानती इन सब चीजों को। छपाक मूवी देखी थी दीपिका पादुकोण की, पे एसिड फेंक दिया गया था, पे एसिड फेंक दिया था, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अप्लाई किया, उसको गलत ठहराया, उसने हाई कोर्ट में अप्लाई किया, फिर भी जजमेंट उसके फेवर में नहीं आई, उसने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया। चाहे कंपनी लॉ हो, चाहे कोई भी लॉ हो, हायर लेवल ऑफ अपील हमेशा कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट में। एनसीएलटी ने एनक्लैट के पास गए, एनक्लैट के बाद कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। कैसे ही एनक्लैट का डिसीजन आ जाता है वो मेरे फेवर में नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती। एनसीएलटी, आईबीसी का डिसीजन आता है, मैं 45 डेज के अंदर एनक्लैट के पास जा सकती। समझ आ गया, 45 डेज, मुझे आज डिसीजन मिला, आज से 45 डेज के अंदर मैं एनक्लैट के पास अपनी सुनवाई लेके जा सकती। और तब भी नहीं पसंद आता तो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई लॉ नहीं है। क्लियर। एनक्लैट constituted in Chennai, section 410. The central bank constituted another bench of the enclave Chennai
टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ बेंचेस। एनसीएलटी कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, एचआरए, ये सारी जगह जो ऐड हुई है। पौंडीचेरी। 1 प्रिंसिपल बेंच चेन्नई में है, और ये कब आई है? लेटेस्ट अमेंडमेंट है, 18 मार्च 2020 की अमेंडमेंट है कि इसकी ज्यूरिडिक्शन बेंचेस बढ़ गए हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं अपना केस कहाँ फाइल करूँ? दिल्ली में। बट दिल्ली में होगी बेंच तभी तो केस फाइल करूंगी। तो दिल्ली की ज्यूरिडिक्शन कहाँ पे आएगी? वहां जाके मुझे केस फाइल करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्लियर? अब बचा है नीति आयोग। ठीक है, चैप्टर कंप्लीट। होमवर्क है आप लोगों का, आपको नीति आयोग को छोड़ के सारी चीजें पढ़ के आनी है। ठीक है? नए बच्चों से विनती है, आज का पढ़ाया हुआ समझ आया? आज के पढ़ाए हुए में से ही आपको एमसीक्यू आएगा। आज के पढ़ाए हुए से, प्लीज बात सुन लो, क्लास खत्म नहीं हुई है। आज के पढ़ाए हुए से ही एमसीक्यू आएगा। नीति आयोग का 5 मिनट का टॉपिक बचा है, तो मैं कभी भी उठा लूं। क्लियर है? क्लियर है? करने के बाद ही टेस्ट अनाउंस हो जाएगा, और टेस्ट देना है। अब नए बच्चों के दिमाग में, जैसे नए बच्चे आप हो, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम मेरा इतना सिलेबस निकल गया। आता है, नॉर्मल है। या तो आप इंतजार करें क्योंकि दोबारा से होगा, या तो पुरानी वीडियोस बन चुकी हैं से आप रिवाइज कर सकते हो। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। क्यों भेजूं? कौन सा पीडीएफ? सारा ही है, हो ही नहीं सकता। बस यही तो नहीं है जो 2020 वाला नहीं है, बाकी तो सब है। जो मैंने अमेंडमेंट बोली है वो ही नहीं है, बाकी तो सब है। भेज दूंगी यार, क्या याद रखोगे तुम, रो मत। ठीक है? तो नए बच्चों से गुंजाइश है कि या तो वेट करें, दोबारा होगा, या तो साथ के साथ चलना है। तो इतना टाइम है कि हम घर में थोड़ी थोड़ी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है? अगर वीडियो से समझ नहीं आता तो आप मेरे से डाउट ले सकते। ठीक है? ठीक है?